तो आज हम पढ़ेंगे जनरल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर 1 पे हमारे पास लिखा हुआ है, अगर हम डेरिवेटिव लें डी अपॉन डी एक्स। किसका? सी का। सी क्या है? कांस्टेंट। तो हमारे पास आंसर आता है 0। फॉर एग्जांपल, अगर हम कांस्टेंट कंसिडर करें 3, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट से लें तो हमारे पास बनेगा 0। फिर टू में आप देखो, टू में हमारे पास हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये हमारे पास बनता है 1। अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह वाई लगा दूँ और यहाँ पे भी वाई लगा दूँ, तो इसका भी आंसर होगा 1। अगर मैं वाई का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरे पास आंसर होगा इसका 1। अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 पे डी अपॉन डी एक्स, मतलब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और किसका? सी एक्स का। सी क्या था? कांस्टेंट था। और एक्स क्या था? एक्स एक वेरिएबल है। तो अगर देखो हमारे पास ये एक्स और ये एक्स, अगर ये दोनों के दोनों सेम हो, मतलब हमारे पास मैं जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहा हूँ और उसी के रिस्पेक्ट से ही ले रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर हमेशा क्या होता है? इस तरीके से 1 बनता है। ठीक है। और सी, तो सी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बाहर चले जाता है, तो मेरे पास क्या बच गया? आंसर इसका तो बना 1, इसका तो बनेगा 1, या हम देख चुके हैं। और इस तरह से हमारे पास ओनली रिमेनिंग बच गया सी। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। सी की जगह पे मैंने कंसिडर किया 3, और 3x, तो 3 बाहर चले जाएगा, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को अगर मैं बाहर लिख दूं, तो यहाँ पे मेरे पास ओनली रिमेनिंग क्या बच गया? डावा एक्स, मतलब डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन बन गई। इट मीन्स ये हमारे पास था 1, तो ओनली हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया? 3। ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप अभी करवाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ये जस्ट रूल्स लिखे हैं आपके सामने, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल में क्या है? देखो, सेम यही कंडीशन है आपके पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक पावर में कोई सा भी नंबर हो सकता है। 2 3 4 5 6, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? अगर हमारे पास इस तरह से पावर में आ जाए और एक्स की पावर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, तो हम क्या करते हैं? पावर नीचे लेते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। ये कहलाता है हमारे पास पावर रूल। फिर देखो, अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं यहाँ पे वाई लगा दूँ, तो फिर क्या कहेंगे? डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर यहाँ पे मैं जेड लगा दूँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, इस तरह से। तो अब यहाँ पे u की जगह पे कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी अल्फ़ाबेट, कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह v की जगह पे भी हो सकता है, और इसी तरह w की जगह पे भी हो सकता है। तो और मिडिल में क्या लिखा हुआ है? प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ये कह रहे हैं प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगा हमारे पास डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो सबके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो इसके साथ अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। बस यहाँ पे ये बता रहे हैं, अगर आपके पास कुछ ब्रैकेट इस तरह से बना हुआ आ गया और आपको डेरिवेटिव लेना है, तो आप सबके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करके डेरिवेटिव लोगे इसका। अब आते हैं प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल में क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट रूल में कह रहे हैं, अगर u और v आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, u और v क्या है? कोई से भी वेरिएबल हो सकते हैं, कोई से भी आपके पास वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, मतलब कोई से भी दो फंक्शंस आपस में। ठीक है। कोई से भी दो फंक्शंस हैं ये आपस में, या कोई से भी दो वेरिएबल्स हैं। तो ये दो आपस में अगर क्या हो रहे हो? मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं u। ठीक है। फिर v का डेरिवेटिव लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं? मिडिल में प्लस। फिर v को ऐसे ही लिख देते हैं और u का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर आप ये चीज़ें भूल चुके हो, तो मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को, वरना आप लोग ये सब पढ़ के आ रहे हो। उसके बाद
अगर आपके पास u इंटू वी इस तरह से डिवाइड में लिखा हुआ हो, मतलब u डिवाइडेड बाई वी, u कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, v भी कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, तो इसको फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे हम? फिर फर्स्ट लिखेंगे हम v, ऐसे ही लिख देंगे, और u का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर मिडिल में माइनस लिखेंगे, फिर u ऐसे ही लिख देंगे, और फिर v का डेरिवेटिव ले लेंगे, और डिवाइडेड बाय होल के साथ क्या लिखूंगा? वी स्क्वायर। ठीक है। तो ये मेरे पास कहलाता है क्वोशंट रूल। अब आता है चेन रूल। तो चेन रूल में क्या करते हैं, देखो भाई, चेन रूल में मेरे पास अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास एक स्लोप आ गया। तो आपको पता है डेरिवेटिव हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो इसको मुझे ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक किस तरह से करूँगा? यहाँ पे मैं एक इसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, डी यू, और डी यू को इस तरह से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। डी यू से डी यू कैंसिल, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बच गया? यही दोनों बच गए, और यही दोनों लिखे हैं मैं। तो चेन रूल में मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जिसको सपोज करता हूँ मैं यू। क्या सपोज करता हूँ उसको? यू। और फिर उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इस तरह से डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके आगे जो भी स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे अभी आगे। तो हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया वेरिएबल, वो था हमारे पास यू, उसका डेरिवेटिव लिया जो कि मेरे पास बना डी यू। तो डी यू और ये डी यू ऐसे आया, अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आपके पास सेम यही बन रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है चेन रूल। और चेन रूल को लिखने का एक अलग तरीका भी है, इस ये भी चेन रूल ही कहलाता है। तो इसमें क्या है, आपके पास देखो, एक फंक्शन आ जाए, फंक्शन के ऊपर अगर आपके पास कोई सी भी पावर लिखी हुई हो, ठीक है, तो आप उसको क्या कह सकते हो? पावर नीचे, ठीक है, यहाँ से पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव। बेस का डेरिवेटिव इसको इस तरह से पढ़ते हैं। मेरे ये अल्फाज जो मैंने वर्ड्स बोले ये याद रखना। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव। ठीक है। ये चेन रूल को लिखने का एक अलग से इस तरह से भी लिख सकते हैं आप चेन रूल को। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करवाते हैं पावर रूल का रिवीजन। अच्छा, पावर रूल से पहले हम एक काम करते हैं, हम बाय डेफिनेशन भी देख लेते हैं, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। हम बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो भी कहलाता है आपके पास, ये मैंने आपको इस तरह से लिख के दिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारे पास एक और तरह से भी बन सकता है। ये हमारे पास इस तरह से भी बन सकता है कि मैं इसको कह दूं आपको कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए एंड एक्स माइनस ए। बस फर्क कहाँ पे आएगा, ये जो हमने ग्राफ बनाया है ना, यहाँ की बस सिर्फ वैल्यूज मुझे चेंज करना होंगी, सिर्फ फर्क यहाँ पे आएगा। ठीक है। ये जो मैंने वैल्यूज ली थी ना, ये वैल्यूज सिर्फ बदलेंगी। ठीक है, समझ गए ना? तो वाई टू माइनस वाई वन लिखा हुआ था ना, तो वाई टू हमारा चेंज हो जाएगा, वाई टू क्या बन जाएगा हमारा? वाई टू बन जाएगा एफ एक्स, और वाई वन क्या बन जाएगा? एफ ए। तो हमारा यहाँ पे वाई वन क्या था? ये था ना। तो ये बन जाएगा एफ ए, ये बन जाएगा एफ ए, और बाकी आपके पास समझ जाओ, बस इस तरह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ ग्राफ में हमारे पास चेंजेस आएगी, बाकी ये दोनों बिल्कुल के बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। बस लिखने के डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं हमारे पास। तो दोनों हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ने, दोनों हमारे पास इसको अलग अलग नाम लेते हैं। बाय डेफिनेशन भी कह सकते हो, एब इनिशियो भी कह सकते हो, इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हो। ठीक है। तो मैंने इसलिए लिख दिया, मैं थोड़ा आपको इस तरह से करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन इस तरह से इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखने में इजी होते हैं, डिपेंड करता है आप क्वेश्चन किस तरह का सॉल्व कर रहे हो। तो पहले क्वेश्चन नंबर वन में हम देखते हैं।
तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। मैं फंक्शन इजी बिल्कुल फंक्शन लिखता हूँ। ये जस्ट आप लोगों का एक रिवीजन है। फंक्शन मैं लिखता हूँ 2x। इसका डेरिवेटिव लो। अच्छा, अगर आपको नॉर्मल डेरिवेटिव लेना आता है तो आप इसका डेरिवेटिव लो। डी वाई वो डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स टू। इसका आप डेरिवेटिव लो, आपको अगर आता है तो इसका डेरिवेटिव आएगा मेरे पास टू। और ये कौन सा रूल लग रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया था नंबर 3, ये वाला। यहाँ पे मैंने 3 लिया हुआ था, यहाँ पे 2। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है। तो सब बारी बारी आपको समझाते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डेरिवेटिव मेरे पास ये बन रहा है। तो आंसर मेरे पास आएगा 2। अब इसको बाय डेफिनेशन करते हैं। तो बाय डेफिनेशन थोड़ा लेंदी होता है, जब भी हमारे पास ट्रिक्स आती हैं कुछ। हमारे पास किस तरह की ट्रिक्स आती हैं मैंने आपको यहाँ दिखाया है। चेन रूल आ गया हमारे पास, चेन रूल का ये डिफरेंट वे आ गया। और हमारे पास क्या आ गया उसके बाद अलावा, पावर रूल आ गया। तो हम अलग अलग तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है। और जो अब मैं बाय डेफिनेशन कराऊंगा वो थोड़ा लेंदी होता है। तो चलिए बाय डेफिनेशन शुरू करते हैं। बाय डेफिनेशन तो हमारे पास है, वो ये है बाय डेफिनेशन। लिमिट एक्स टेंस टू ए। अच्छा, एक दफ़ा डेरिवेटिव लूंगा तो मैं इसको कुछ इस तरह से बना दूंगा, एफ डैश एक्स। दो दफ़ा लूंगा डेरिवेटिव तो इसको इस तरह से लिख देंगे कि उसी का डेरिवेटिव मैंने दोबारा ले लिया। तीन दफ़ा डेरिवेटिव लूंगा तो इस तरह से मैं तीन दफ़ा इसको लगा दूंगा। तो इस तरह से ये सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है। अभी मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो मैंने इसको इस तरह से बना दिया। तो बाय डेफिनेशन मेरे पास इस तरह से था कुछ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना हो एफ को, आपके पास एफ एक्स की जो फंक्शन है आपकी, इसकी वैल्यू आपको पता है। अब इसको मुझे बनाना है। इसमें इन्वॉल्विंग वेरिएबल मेरे पास था एक्स, अब मैं इन्वॉल्विंग वेरिएबल बनाऊंगा ए। तो ए की टर्म से मेरे पास ये बनेगा यहाँ पे 2। और यहाँ पे मेरे पास एक्स था। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे पास एक्स था। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा ए, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा। तो और एफ, इसकी भी वैल्यू मुझे पता है, एफ एक्स 2x। ठीक है। तो ये सारी की सारी मुझे वैल्यूज़ पता है, मैं अब जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो। लिमिट एक्स टेंस टू ए। तो 2x माइनस 2a अपॉन एक्स माइनस ए। लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करके देखो क्या आपके पास अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा, लेकिन आपके पास यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। ठीक है। क्वेश्चन डिफाइंड नहीं है अभी, फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे। यहाँ से मेरे पास न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है 2। तो न्यूमरेटर से मैं कॉमन निकालूंगा 2। तो मैंने 2 न्यूमरेटर से कॉमन निकाला। जब 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट बच गया एक्स, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया तो रिमेनिंग पार्ट बच गया ए। ठीक है। तो डिवाइड में मेरे पास लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल। और यहाँ पे बच गया मेरे पास ओनली 2। और लिमिट भी अप्लाई कर दी तो मेरे पास आंसर आ गया 2। लिमिट तो जब अप्लाई होगी ना, जब मेरे पास एक्स होगा, एक्स ही नहीं बचा, तो बस लिमिट डायरेक्ट अप्लाई हो गई और मेरे पास आंसर आ गया 2। इसका डायरेक्ट आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, आप देख सकते हो, 2 था। ठीक है। एक और फंक्शन देखते हैं हम, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं बस। सिर्फ दो ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। 1 - रूट ऑफ एक्स। इसका अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 1 - रूट ऑफ एक्स। तो आपको पता है इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, अभी ही मैंने ऊपर पढ़ाया है यहाँ पर। ये रहा। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो जब ये 1 के साथ जाएगा, चलो आपको स्टेप बाय स्टेप करवा देते हैं, कोई बात नहीं।
इस तरह से ये इसके ऊपर भी चले गया। अच्छा, ये रूट था तो मैंने रूट की जगह लिख दिया 1/2, लिख लिख सकता हूँ बिल्कुल इस तरह से। अब क्या होगा, इसका तो मेरे पास कांस्टेंट है तो इसका बन जाएगा 0। और यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल। पावर रूल आपको याद है? तो पावर रूल अभी हम खैर देखते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे पावर रूल आ गया तो हम लगा देते हैं। एक्स लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर एन लिखा हुआ है, एन मतलब कोई सा भी आपके पास नंबर हो सकता है। तो पावर रूल क्या था, पावर नीचे आएगा आएगी आपके पास। पावर नीचे आई तो 1/2 बना। और पावर में से एक माइनस ही हमारे पास पावर रूल था। तो 1/2 - 1 -1/2 एक्स। ये आपके पास आया 1/2 -1/2। और ये बना, ये रेसिप्रोकल हो गया ना, तो रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा आपके पास, डिवाइड में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। इसको हमें कुछ इस तरह से लिख लिख सकते हैं, √(x). ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंसर है इसका। अब हम निकालते हैं बाय डेफिनेशन। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे पास जो इसका आंसर था, मतलब हमारे पास का फॉर्मूला था, वो था लिमिट x टेंड्स टू a, x - a, लिमिट x टेंड्स टू a। अच्छा, इसका अगर, इसकी तो वैल्यू पता है आपको पूरी की पूरी, फंक्शन की इन्वॉल्विंग वेरिएबल जिसमें मेरे पास होगा x। अगर मैं कहूँ इसको, या आप इसको सेम टू सेम बनाओ a में, तो यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे भी a आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a आ जाएगा। ठीक है, तो लिख के दिखा देते हैं आपको। पहले तो f(x) लिखना है, फंक्शन ऑफ x। तो वो था मेरे पास 1 - √(x), मिडिल में माइनस, फिर मेरे पास 1 - √(a) आएगा। ठीक है, यहाँ पे a, तो यहाँ पे भी a, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a, और डिवाइडेड बाय x - a, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अच्छा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखो कि मेरे पास ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है अनडिफाइन हो रहा है। तो फंक्शन मेरे पास अनडिफाइन हो रहा है क्योंकि a - a इज 0। लिमिट s टेंड्स टू a, ब्रैकेट ओपन करेंगे अब हम, -1 प्लस √(a), इसके साथ इसके साथ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, x - a, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, माइनस का √(x) प्लस √(a). माइनस की साइन यहाँ से मैं निकालूंगा कॉमन। माइनस की साइन क्यों कॉमन निकाली, अभी बताते हैं आपको। जब माइनस की साइन कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के जो भी मेरे पास टर्म्स होंगी उनकी साइन बदल जाएंगी। तो माइनस की साइन यहाँ से कॉमन निकाली तो यहाँ पे पहले से माइनस लिखा हुआ था √(x) के साथ। अब √(x) के साथ क्या आ गया, प्लस आ गया। जब कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब प्लस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्लस था √(a) के साथ, तो मैंने √(a) के साथ माइनस लगा दिया। ठीक है, और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आपने माइनस की साइन कॉमन निकाली, इसको वापसी मल्टीप्लाई करा के देखो, देखो ऊपर वाला सेम बन रहा है। अगर बन रहा है तो बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है, अगर नहीं बन रहा तो आपने गलत कॉमन निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया सॉल्व। अब अब क्या करें, अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है x - a। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं और यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं, और यहाँ पे रूट लगा दूं, यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं, तो ये और ये टर्म्स, मतलब ये जो डिवाइड में मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, ये बिल्कुल सेम है या सेम नहीं है। तो आप एक बात नोट करो, ये बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, ये देखो भाई, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया, x - a। देखो बिल्कुल x - a, ये लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ,
तो मैं इसको इस तरह से चेंज कर सकता हूँ जैसे मैंने अभी किया चेंज। इस तरह से पूरा चेंज मैं कर सकता हूँ इसको। तो ठीक है, मैं डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर माइनस ए के ऊपर स्क्वायर। और यही वजह थी जो मैंने यहाँ से माइनस की साइन कॉमन निकाली। माइनस की साइन कॉमन क्यों निकाली अभी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि आगे जाके सॉल्व हो रही होंगी, इस माइनस की मदद से कैंसिल हो रही होंगी। अगर मैं इस माइनस को कॉमन नहीं निकालता तो कैंसिल नहीं होती। तो अभी खैर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको मुझे कुछ इस तरह से लिखना चाहिए था। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया, अभी आपको बताते हैं। मुझे इसको लिखना चाहिए था इस तरह से, रूट ऑफ एक्स और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, मैंने स्क्वायर को अंदर लगा दिया था। ये भी एक ही बात है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और देख लो ये मेरे पास क्या बच गया, एक्स बच गया। तो लिख सकता हूँ ना, या नहीं लिख सकता? तो मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो रूट ऑफ ए और पूरे के ऊपर स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ए ही बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है रूट ऑफ ए, रूट ऑफ एक्स। बी की वैल्यू है रूट ऑफ ए। ठीक है, तो ए प्लस बी रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए। ए प्लस बी, इसके बाद आएगा ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर, ये सेम टू सेम थे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हो गए नहीं हो गए? तो इसी वजह से मैंने ये माइनस की साइन कॉमन निकाली थी। अगर मैं माइनस की साइन कॉमन नहीं निकालता तो ये कैंसिल आउट नहीं होते। यहाँ पे -1 और रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए। अब देखो हमारे पास जो ये मुश्किल थी, वो कौन सी टर्म थी जो हमारे पास क्वेश्चन को अनडिफाइंड बना रही थी? वो अनडिफाइंड बनाने वाली टर्म मेरे पास डिवाइड में एक्स माइनस ए थी। तो एक्स माइनस ए वाली टर्म गायब हो गई। तो अब अगर आप लिमिट अप्लाई करके देखो, तो आपके पास लिमिट नॉर्मल अप्लाई हो रही है और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए -1, रूट ऑफ, जहाँ जहाँ मेरे पास एक्स है वहाँ वहाँ लगा दूंगा ए। अच्छा, लिमिट अप्लाई कर दी ना, तो मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये लिख देना चाहिए था मुझे। लिमिट, अच्छा अब तो लिमिट अप्लाई कर दी, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मुझे अप्लाई करना है ए। तो यहाँ पे ए लगा दिया, तो यहाँ पे ए आ गया। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो प्लस होके अपने आप को बना देंगे ये 2 रूट ऑफ ए। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया, f डैश ए -1/2 रूट ए, यही आंसर आ गया। अब इसको अगर मुझे, ये रूट ऑफ ए, ये ए के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको चेंज करना है फंक्शन ऑफ एक्स में बनाना है, तो ये बन जाएगा जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हो, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया और यही मेरे पास आंसर है। मैंने जो डेरिवेटिव निकाला था उसका भी यही आंसर आया था। ठीक है, ये रहा। अब हमने बाय डेफिनेशन सॉल्व कर लिया, बाय डेफिनेशन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। अब हम करेंगे ज़रा इसको पावर रूल से। ठीक है, तो आपको आपको पावर रूल के क्वेश्चंस कराते हैं।
तो सबसे पहले हम करते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मैं कर रहा हूँ पावर रूल से। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ, मतलब ये 5 का एक कांस्टेंट है ना, तो आपको कांस्टेंट क्या करना है, कांस्टेंट को आपको बाहर कर देना है इस तरह से। कांस्टेंट बाहर कर दिया, अभी आपके पास बन गया वही पावर रूल, सेम जो हमने पावर रूल पढ़ा है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पावर रूल ऊपर, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं दोबारा से। ये रहा हमारे पास पावर रूल, सेम यही बन रहा है। तो पावर रूल में क्या था, पावर नीचे, ठीक है, तो पावर आ गई नीचे, पावर में से एक माइनस, तो पावर में से एक माइनस, पावर में से एक माइनस, और एक और होता था पावर नीचे पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव आप ये भी कह सकते हो। तो बेस का डेरिवेटिव बेसिकली आपके पास होता है, क्या होता है, अगर आपके पास देखो, ये दोनों के दोनों आपके पास सेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी आपके पास डिवाइड में भी नीचे एक्स लिखा हुआ है, मतलब सॉरी, अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है ना, और आप जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो उसमें भी आपके पास सेम एक्स लिखा हुआ है, सेम क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो आपके पास उसका डेरिवेटिव आगे बनता है वन। ठीक है, आपके पास जो रूल होता है वो रूल ये कहता है, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव। लेकिन मैं आपको पावर रूल पढ़ा रहा हूँ, पावर रूल पढ़ा रहा हूँ एक्स का ही, तो एक्स के पावर रूल में पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास, आपके पास ये वाला स्टेप लिखा हुआ नहीं था। लेकिन आप अगर ये स्टेप अपनी आसानी के लिए करना चाहते हो तो कर लो, ताकि आप लोगों की आदत बन जाए। क्योंकि आगे कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं जिसमें आपके पास चेन रूल लगता है, और उस चेन रूल में फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखे हुए होते हैं। अब जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखे हुए होते हैं ना, तो आपको उसमें दोबारा से ये वाला स्टेप लगाना पड़ता है, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव। तो आप यहीं से ही अपनी आदत बना लो, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस की डेरिवेटिव की आप यहीं से आदत बना लो, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट आ गया बाहर। उसके बाद मैंने क्या किया, पावर नीचे, पावर नीचे ले आया, ठीक है, और पावर में से एक माइनस कर दिया, माइनस भी कर दिया, और बेस का डेरिवेटिव ले लिया। बेस क्या थी, बेस आपके पास थी एक्स, बेस देखो आप, एक्स थी ना खाली, तो बेस का डेरिवेटिव ले लिया। तो बेस का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया वन, इसका डेरिवेटिव होता है वन, आप ऊपर देख सकते हो, मैंने वहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन कर दिया था कि डी एक्स अपॉन डी एक्स का आंसर होता है वन। तो फाइव फाइव ज़ार टेन हो गया, और एक्स की पावर फोर हो गई। आप इसका डायरेक्ट डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते थे वन लाइन पे, आपको डायरेक्ट ले लेना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, फाइव फाइव ज़ार टेन, और पावर कम हो जाएगी तो बन जाएगा एक्स की पावर फोर, तो टेन एक्स फोर आपको डायरेक्ट आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि हम किस तरह से लेते हैं, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव, ये वाला स्टेप याद रखना। बच्चे अक्सर ये वाला स्टेप भूल जाते हैं, बच्चों ने पावर रूल पढ़ा होता है तो वो समझते हैं बस पावर रूल यहाँ पे ख़त्म हो गया। पावर रूल बेसिकली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो जब यहाँ पे ख़त्म जब होता है, जब हमारे पास जिस वेरिएबल से हम डेरिवेटिव ले रहे हो वही वेरिएबल हमारे पास ऊपर लिखा हुआ हो, ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाता है, वरना वो आगे बढ़ता है इस तरह से। तो इसका आंसर बना वन, इस वजह से हमारे पास वन काउंट नहीं हुआ, तो हमारे पास बाकी आंसर ये आ गया। ठीक है, तो मैंने फाइव साइज टेन लिख दिया, फाइव साइज 25 था। ठीक है, तो ये था 25, 25, फाइव फाइव सर 25। इसका और क्वेश्चन कर लेते हैं हम कुछ। -25 एक्स की पावर -3 अपॉन फाइव, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप क्या बताया था, हमें अगर इस तरह से मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है -25 एक्स की पावर -3 अपॉन फाइव। सबसे पहले स्टेप था, कांस्टेंट को आपको बाहर कर देना है, कांस्टेंट मैंने कर दिया बाहर। और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव आप अपने माइंड से दोबारा से निकाल सकते हो। और अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझ लो, आपको रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया सबसे पहले। अब क्या करूँगा, मेरे स्टेप वो याद रखना, पावर नीचे, तो पावर नीचे आ गई, पावर क्या, पूरी की पूरी ये पावर है, पावर नीचे आ गई। अब नीचे आएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, बराबर में जो 25 लिखा हुआ था इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई बिल्कुल।
अब पावर में से एक माइनस, पावर में से एक माइनस मीन्स मेरे पास लिखा हुआ था एक्स की पावर -3/5, इस पावर में से एक माइनस होगा। ठीक है, अब बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव था क्या होगा, बेस बिल्कुल सेम है ना, जिससे मैं वेरिएबल से डेरिवेटिव ले रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, तो वो दोनों के दोनों सेम है। अगर दोनों के दोनों सेम होते हैं तो ये वाला स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं होता। क्यों ज़रूरी नहीं होता? क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट नहीं, खैर इन दोनों का डेरिवेटिव बनता है वन, एक्स का डेरिवेटिव बनता है वन, इस वजह से। तो लेकिन अब मैंने आपको क्या बोला था, आप इसकी आदत बनाओ ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो। तो अब क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आपके पास, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास 5, 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास बन गया प्लस का 15, एक्स की पावर -3/5 -1, इसको आप सॉल्व करो तो ये आपके पास बनेगा -8/5, तो -8/5 आ गया, और इसका आंसर आपको पता होता है वन, तो वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा का पूरा, तो आंसर आपके पास सेम यही बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर हो गया 15x - 8/5। अब करते हैं हम क्वेश्चन 15। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, अगर मैं इसको इस तरह से बदल दूं तो एक ही बात होगी ना, एक्स की पावर 1/3, √3 इक्वल्स होता है 1/3 के। तो √3 के लगा हुआ है इसके ऊपर, तो मैंने क्या लगा दिया, एक्स की पावर 1/3। पहले स्टेप क्या था, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, तो पहले तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे लिखना चाहिए स्टेप, लेकिन मैंने लिखा नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड, नहीं बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, और 15x 1/3। सबसे पहला स्टेप था कांस्टेंट बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को बाहर कर दिया। क्या स्टेप तक आपके पास, पावर नीचे, अगर आप इसका डेरिवेटिव लो तो पावर नीचे, 1/3 नीचे, पावर में से एक माइनस, तो 1/3 में से एक माइनस, और अब क्या होगा, बेस का डेरिवेटिव, तो बेस आपके पास क्या थी, बेस आपके पास बेसिकली थी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव वन होता है। लिखना चाहते हो तो लिखो ये वाला स्टेप, इसको ना लिखना चाहते हो तो ना लिखो, लेकिन मैंने आपको बताया था इसकी आदत बनाओ ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें मुश्किल ना हो। तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे इसका आंसर हुआ 5x - 2/3, 1/3 -1 इज -2/3। तो इसके बाद अब हम देखते हैं, प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट रूल हमारे पास ये रहा। ठीक है, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसको हम कुछ इस तरह से करते हैं, अब आपको समझाता हूँ किस तरह से। यहाँ पे आप कंसिडर कर लो इसको यू, इसको वी। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्ट वाला है यू, सेकंड वाला वी। तो सबसे पहले तो मुझे
क्वेश्चन में बोला गया है कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब तो इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड लिख देते हैं, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स एच एक्स, और डी अपॉन डी एक्स 2x - 5, 5x + 7। दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम फर्स्ट वैल्यू को कंसिडर करते हैं u और सेकंड वैल्यू को कंसिडर करते हैं v। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट रूल हमारे पास था d अपॉन डी एक्स, u और v आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो u ऐसी, d अपॉन डी एक्स, v का डेरिवेटिव v ऐसी आएगा, फिर आएगा d अपॉन डी एक्स, u का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लो, तो इसका डेरिवेटिव आपको मैंने बोला था हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक डैश डाल के, इसका मतलब एक डैश का मतलब एक दफ़ा डेरिवेटिव, दो डैश का मतलब दो दफ़ा डेरिवेटिव, तो इसका मतलब एक डैश डाल लिया तो एक दफ़ा डेरिवेटिव। इसको अगर आपको दोबारा से ओपन करना है तो ये सेम ऐसे ओपन होता है, ये पूरा का पूरा ऐसे ओपन होगा, अगर आपको इसको ओपन करना होगा तो दोबारा से। तो यू क्या था, यू आपके पास था ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला, यहाँ पे भी लिख दिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ मैं। अ, ये यू था और ये था वी। तो यू ऐसी 2x - 5, फॉर्मूले में आप देखते रहना, ठीक है। फिर डी अपॉन डी एक्स, और वी आ जाएगा। वी क्या है मेरे पास, 5x + 7। ठीक है, वी आ जाएगा, तो वी है 5x + 7, डी अपॉन डी एक्स, और यू ऐसे ही आ गया तो 2x - 5। अगर दोनों आपस में प्लस हो रहे हो और ब्रैकेट बना हुआ तो ये इसके ऊपर भी अप्लाई होता है और इसके ऊपर ही अप्लाई होता है। जब ये 5x पर अप्लाई होगा तो 5x का डेरिवेटिव होता है, आप अलग से लेके देख लेना, 5x का डेरिवेटिव होता है 5। ये सब आपको आना चाहिए और आपको आते हैं, मैंने ओवर रिवीजन भी करवा दिया है एहतियातन। अब आपको आने चाहिए ये। इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव होता है 5, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और 5x + 7 ऐसे ही आ जाएगा। और इसका भी मतलब क्या है, इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। टू कैसे हो गया, इसका डेरिवेटिव, टू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी एक्स का आंसर होता है 1, अगर मैं एक्स का डेरिवेटिव लूँ। अब 2x - 5 + 5x + 7, 2, 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 10x, 10x - 25। टू इससे भी मल्टीप्लाई होगा, टू 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, 10x + 14, 20x और -25, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -11। तो ये मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया इसका, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बस एक और क्वेश्चन बहुत हो जाएगा इसका। तो वो मेरे पास है, अब देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स,
अब फर्स्ट फंक्शन को हम कहते हैं u, और सेकंड फंक्शन को कहते हैं हम v। तो u इंटू वी इस पे अप्लाई हो गया। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि x, और उसके बाद जो बराबर में जो लिखा हुआ है मेरा फंक्शन, वो है 1/2। लिख सकते नहीं लिख सकते इसको, बिल्कुल इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, लिख सकते थे नहीं लिख सकते थे। जब रूट है तो रूट मीन्स 1/2। क्योंकि मैं आगे इस तरह से चेंज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको अभी से ही बता दिया। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पर। प्रोडक्ट रूल था मेरे पास यू वी, यू d/dx, वी ऐसे ही आ गया, वी ऐसे ही आ गया, और फिर d/dx यू का डेरिवेटिव। अच्छा, इस पे मैंने अप्लाई किया d/dx, तो ये बन गया एश डैश एक्स। ठीक है। यू इस एक्स, वी इस 3x² प्लस 4 1/2। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट मीन्स 1/2। वी ऐसे ही आ जाएगा, तो 3x² प्लस 4 और 1/2। तो 1/2 लिख दो, मर्जी है, या तो इसको वापसी रूट लगा दो, कोई मसला नहीं होगा। तो d/dx, और u लिखा हुआ है तो u मीन्स x। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव, तो पावर नीचे आई। तो पावर नीचे आ गई, 1/2 आपके पास आएगा नीचे, तो 1/2। और नीचे पावर में से एक माइनस, तो 3x² प्लस 4 1/2 -1। पावर में से एक माइनस हो गया। अब बेस का डेरिवेटिव। अब आइए लाइन बात, वो जो मैं लाइन बार बार आपको बोल रहा था, वो लाइन आपको याद आई? वो लाइन क्या थी? पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव। मैं आपको बार बार इसलिए कहता था कि वो जो मैंने आपको बताया था ना, उसकी आदत बना लो, ताकि आपके माइंड में हमेशा बैठा रहे कि एक दफ़ा पावर नीचे जाती है, फिर उसमें से एक माइनस होता है और बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे मैं जो इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा था वो था एक्स, लेकिन अब जिसका डेरिवेटिव ले रहा था वो तो क्या था, 3x² प्लस 4। तो अगर बिल्कुल सेम एक्स हो और यहाँ पे भी एक्स हो, तो मेरे पास क्या होता है, उसका dx/dx आगे बन जाता है 1। ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा लिखना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पावर नीचे, पावर में से एक माइनस। अब बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या थी, ये पूरी की पूरी बेस थी, 3x² प्लस 4। बेस का डेरिवेटिव भी हो गया। अब ये तो ऐसी की ऐसी आ जाएगा एज इट इज़, तो इसको मैं रूट में ही बना रहा हूँ, ना तो अभी किसी के साथ सॉल्व होगा। इसके साथ कुछ नहीं होने वाला अब। और यहाँ पे इसका आंसर हो गया 1। 1/2 3x² प्लस 4 -1/2। इसके ऊपर भी गया, इसके ऊपर भी गया। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो आप रफली निकाल के देख लो, वरना आप अपने माइंड में भी निकाल सकते हो। ऐसे डेरिवेटिव सीखो कि आप अपने माइंड में निकाल सको। 3 बाहर चले जाएगा, तो 3 बाहर आ गया, और आपके पास जो बच गया, वो बच गया इस तरह से। ठीक है। तो अब इसका क्या है, किस तरह से लेंगे? पावर रूल वही, पावर नीचे, तो 3 × 2 पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, पावर में से एक माइनस हो गया, 2 - 1। और बेस का डेरिवेटिव लो तो वो जाहिर सी बात है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये डेरिवेटिव क्या होगा इसका, फिर 1 ही होगा। तो आप आगे ना लो। और ये आपके पास बना 3 × 2 = 6, 6x, 6x। तो आपको ये डायरेक्ट निकाल लेना चाहिए था। 3x² का क्या होता है, पावर नीचे चलेगी तो 3 × 2 = 6, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 = 1। तो 6x हो गया डेरिवेटिव। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 6x। और अगर ये 4 के ऊपर जाएगा, 4 इज कांस्टेंट, तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव 0।
अब क्या करेंगे हम, 1/2 ऐसे ही आ गया। और 1/, ये पूरा का पूरा आ रहा है आपके पास माइनस में। अब अगर माइनस में आता है तो हम उसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कर दिया मैंने इसको, इस तरह से कर सकता हूँ नहीं कर सकता, पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। रेसिप्रोकल करके नीचे ले गया उसको मैं, डिनोमिनेटर में ले गया, और अगर इसको मैं वापसी रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये इसी तरह से ऊपर आ जाएगा। और बराबर में मेरे पास लिखा हुआ है 6x। अब देखो, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 3x² प्लस 3x² प्लस 4। यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास 3x। अच्छा, पहले x भी था, x को भी लिख देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास बचा ओनली 3x एंड 3x² प्लस 4। और ये आया 1/2, और प्लस √ऑफ 3x² प्लस 4। ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 3x²। इसको भी रूट में लिख देते हैं, 3x² प्लस 4। 3x² प्लस 4, टू टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये हमारे पास लिखी हुई है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन में लिखी हुई हैं, तो इसका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आपको लेना आता है इसके नीचे, सेकंड टर्म के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स 1। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये इधर मल्टीप्लाई होता है और ये इधर मल्टीप्लाई होता है। √ऑफ 3x² प्लस 4, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3x² ही हो गया, और ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस √ऑफ 3x² प्लस 4, फिर ये इसके साथ दोबारा से मल्टीप्लाई, √ऑफ 3x² प्लस 4। दो रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे कि √ऑफ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है √ऑफ 7। तो ये दोनों आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 × 5, इस तरह से लिख देंगे हम इसको एक ही रूट के अंदर। 3x² प्लस, 4 की पावर स्क्वायर आ गई, स्क्वायर क्यों आ गई देखो, बल्कि स्क्वायर छोड़ो, आपको स्टेप बाय स्टेप करवा देते हैं। दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और इस तरह से रूट डाल दिया दोनों के ऊपर। अभी आपको करके साइड में मैंने दिखाया था। तो अब आप देखो यहाँ पे एक बात नोट करो ज़रा। वो बात क्या नोट करो आप यहाँ पर, एक मिनट ज़रा। बात आप ये नोट करो कि देखो, यहाँ पे आपके पास जो बेसिस हैं बिल्कुल सेम लिखी हुई हैं, सेम लिखी हुई हैं, अलग अलग है, बिल्कुल सेम लिखी हुई है ना, तो बेस सेम पावर ऐड, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1 = 2। अब बन गया स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 3x² प्लस 4, 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय √ऑफ 3x² प्लस 4, 6x² प्लस 4, √ऑफ 3x² प्लस 4।
और ये था हमारा फंक्शन। ये हमारा है फाइनल आंसर। अब हमने प्रोडक्ट रूल भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्वोशंट रूल। तो क्वेश्चन टूल का तो सिर्फ मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा दूंगा, वही ठीक रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ गए हैं सब के सब। तो क्वेश्चन टूल पढ़ते हैं। क्वेश्चन टूल में क्या होता है, बस ये जस्ट रिवीजन था आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये, और रिवीजन हो जाए तो अच्छी बात है, फिर आगे के क्वेश्चन हम जो करेंगे उसमें आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर, ये दरअसल वन था, फिर ये टू हो गया, इसको भी वन बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन टूल का। 3x+4 डिवाइडेड बाय 2x-3। सबसे पहले आएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 3x+4 डिवाइडेड बाय 2x-3। यहाँ पे आपके पास लगेगा फॉर्मूला। देखो आपके पास फर्स्ट टर्म जो होगी न्यूमरेटर वाली, वो आपके पास बनती है u, और ये बनती है v, डिनोमिनेटर वाली। दोनों आपस में टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, एक तरह से आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अलग अलग फंक्शंस हैं तो एक ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको कंसिडर कर सकते हो आप उसको अलग अलग फंक्शंस। तो फर्स्ट वन इज u एंड सेकंड वन इज v। तो u डिवाइडेड बाय v अगर इस तरह से लिखा हुआ तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, v फर्स्ट पहले आएगा, d/dx, u बाद में, फिर माइनस, फिर आएगा u ऐसे ही लिख देंगे, d/dx, d/dx एंड v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो सबसे पहले का लिखा हुआ है v। v हमारे पास है 2x-3 d/dx। u क्या है मेरे पास, 3x+4, माइनस की साइन है, फिर क्या लिखा हुआ है u। तो u क्या है मेरे पास, 3x+4, उसके बाद d/dx है, और उसके साथ लिखा हुआ है v। तो v है मेरे पास 2x-3 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो v था मेरे पास 2x-3 होल स्क्वायर। तो ये तो ऐसी कैसी आ जाएगा, और इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव, इसके ऊपर अलग से डेरिवेटिव। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3, और 4 का डेरिवेटिव होता है 0, -3x+4 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2x का डेरिवेटिव और 3 का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव होता है इस 2, और 3 का डेरिवेटिव होता है 0। 2x-3 का होल स्क्वायर। 2x-3, 3, 3x+4 एंड 2। यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देते हैं। ये ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ, जब भी आपके पास मिडिल में माइनस की साइन हो, मिडिल में नहीं, खैर किसी भी क्वांटिटी से पहले, किसी भी नंबर से पहले, तो आप हमेशा ब्रैकेट बनाया करो, क्योंकि इससे आपके पास मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। डिवाइडेड बाय 2x-3 का होल स्क्वायर। 3
is multiplied by 2x and 3 is multiplied by 3. तो 6x, 3 3s are 9, minus, and 3 2s are 6, 6x, और 4 2s are 8। ब्रैकेट इस वजह से मैंने बनाया था, अब देख लेना आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा। माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, और साइन आपस में बदलेंगी। -6x एंड -8 डिवाइडेड बाय 2x - 3 का होल स्क्वायर। 6x 6x, 6x - 6x इज 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और -9 एंड -8 इज -17। 2x - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही खत्म हुआ। तो आपको मैंने क्वेश्चन टूल का भी रिवीजन करा दिया। अब क्वेश्चन टूल के बाद हमारे पास आएगा, बस हमने कर लिया। अगर अगर आप कहो तो एक चेन रूल का कर लेते हैं। चेन रूल थोड़ा डिफरेंट वाले का कह रहा हूँ। चेन रूल हमारे पास दो तरह थे, लिखे हुए लिखवाए थे मैंने आपको। तो कौन कौन से थे वो चेन रूल जो मैंने डिफरेंट तरीके से लिखवाए थे आपको? एक था ये, और एक था ये वाला चेन रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी हम ये देख लेते हैं। ये इसी का ही एक अपडेटेड वर्जन समझ लो, या इसका एक अपडेटेड केस समझ लो। ठीक है, यही चेन रूल इसका अपडेटेड एक केस है। तो इस तरह से करते हैं। खैर ये वही लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको कराया ना, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव ये वही है जो भी मैंने आपको अभी समझाया था ऊपर पावर रूल में, आपको साथ करवा दिया था। ये वही है। एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, और फिर अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। या उसके बाद भी चलो हम दो और क्वेश्चंस देख लेंगे, स्लोप के देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, y = √2x। या कोई और इजी क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लेंदी हो जाएगा फिर। तो हम इजी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला ठीक है। x4 + 5x² +6 एंड 3/2। तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये बना dy/dx, dy/dx मतलब d/dx, x4 + 5x² +6 3/2। याद रखना क्या बोला था मैंने, पावर नीचे, तो पावर नीचे आ गई 3/2। पावर में से एक माइनस, पावर में से एक माइनस हुआ, 3/2 -1। और फिर क्या आपको बोला था, बेस का डेरिवेटिव। तो बेस का डेरिवेटिव वो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ था आपके पास वो चेन रूल में। तो f' का मतलब डेरिवेटिव। तो बेस क्या है, पूरी की पूरी ये मेरे पास पूरी की पूरी बेस है। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव लिख दिया। 3/2 x4 + 5x² +6 3/2 -1 इज 1/2। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, इसके ऊपर ही अप्लाई हुआ, इसके ऊपर ही अप्लाई हुआ। तो अगर आप x⁴ का डेरिवेटिव लो, तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, x⁴ का पावर नीचे आएगी, तो 4 नीचे आ गया,
पावर क्या है, एक्स की पावर 4 है, तो पावर में से एक माइनस हो गया, तो पावर में से एक माइनस हो गया तो 3 आ गया। बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव लोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास बेस एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स ही आएगा, तो आपको पता है वो इस वन, तो हम आपको मतलब इतना याद होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप वो नहीं लिखो, क्योंकि फिर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन जाएगा। लिखना चाहते हो तो लिख दो, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो पावर नीचे, तो 5 2 10, और पावर में से एक माइनस, तो एक्स हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 3/2 x4 प्लस 5x² प्लस 6 एंड 1/2, और यहाँ पे आया 4x³ प्लस 10x। अगर इसको मैं और सॉल्व करना चाहूँ तो पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। तो 4x³ प्लस 10x को मैं पहले लिख रहा हूँ, और x4 प्लस 5x² प्लस 6 को मैं बाद में लिख रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है 3/2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है और टू भी कॉमन आ रहा है, टू का टेबल। तो टू का टेबल कॉमन निकाला, टू का टेबल कॉमन, और साथ साथ क्या कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन निकाला। तो जब मैंने टू का टेबल कॉमन निकाला तो टू के टेबल में फोर कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, और एक एक्स कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया x²। यहाँ पे क्या बन गया, 5, ओनली 5, एक्स भी कॉमन आ गया। इसको आपसे मल्टीप्लाई कराओ, देखो आपके पास ऊपर वाली टर्म सेम टू सेम बन रही है, तो बन रही है बिल्कुल। और इसको मैं इस तरह से बदल के लिख रहा हूँ, 1/2 मीन्स रूट, तो मैं इसको वापसी रूट लगा रहा हूँ, स्क्वायर रूट। 2 and 2 कैंसिल, 3x, 2x² प्लस 5 एंड रूट ऑफ x4 प्लस 5x² प्लस 6। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म। अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट पे में क्वेश्चन है ये हमारे पास। इसमें कह रहे हैं डिफरेंशिएट x³ ओवर 1 + x³ विथ रिस्पेक्ट टू x³ से रिस्पेक्ट, उसी के रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करो। तो चलो भाई, इसको करते हैं। तो सबसे पहले डी, अच्छा, डिफरेंशिएट लिखा लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, d/dx नहीं, d/dx³ के रिस्पेक्ट से करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x³ बोला है ना, तो इसका मतलब d/dx नहीं आएगा, d/dx³ आएगा। d/dx³ लिख दिया। उसके बाद किसको डिफरेंशिएट करना था, इसको करना था, ये फंक्शन को इसको करना था, तो इसको करते हैं x³ एंड 1 + x³। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास दोबारा से आपको खुद पहचानना है कि आपके पास किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन टूल लग रहा है, न्यूमरेटर वाला u एंड डिनोमिनेटर वाला v। ठीक है, तो क्वेश्चन टूल क्या था, आपको एक और दफ़ा मेंशन कर देते हैं उसका फॉर्मूला लिखकर, कोई बात नहीं, b/v, v, d/d,
एक्स और यू माइनस यू ऐसी डी अपॉन डी एक्स वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो चलो भाई लिखते हैं। वी ऐसे ही आ जाएगा। वी क्या है आपके पास? वन, वन प्लस का एक्स क्यूब वी लिख दिया। फिर डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स नहीं आएगा, डी अपॉन डी एक्स क्यूब आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो एक्स क्यूब और भी यू, यू इज एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस यू। तो यू ऐसे ही आ जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे आएगा डी अपॉन डी एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। एक्स डी अपॉन डी एक्स नहीं आएगा, डी अपॉन डी एक्स क्यूब आएगा, वजह आपको मैं बता चुका हूँ। और वी की जगह पे आएगा वन प्लस एक्स क्यूब। और अब क्या करेंगे, इसको पूरे को मैं लिख दूंगा वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वन प्लस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो अभी आपको सॉल्व करने आने चाहिए ज़रूरी। पहले तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। इसका देखो, अगर मैं डी अपॉन डी एक्स को सॉल्व करता हूँ और यहाँ पे एक्स होता है तो ये वन होता था। तो ये इसकी पहचान ये थी, मैं जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कर रहा था अगर वो पूरा का पूरा वेरिएबल ही उसके ऊपर लिखा हुआ हो तो इट मीन्स क्या होता था, मेरे पास वन वन आ जाया करता था, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा पावर हो, इससे ज़्यादा पावर हो गई क्या, टू, इससे ज़्यादा पावर क्या हो गई, टू, तो फिर क्या कैसे करते थे, पावर नीचे आता था, पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे आप देखो आपके पास क्या है, आपके पास बिल्कुल सेम वही पावर है। मतलब कि जिस वेरिएबल से कर रहे हैं वही वेरिएबल ऊपर लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही वेरिएबल ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा वन, ठीक है। और क्योंकि आप डी पॉइंट डी एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन पढ़ चुके हो अभी के अभी। क्या होता है एक्स क्यूब, फिर ये वही वाली कंडीशन बन गई, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ अलग होगा, दोनों के साथ होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। वन के साथ अप्लाई होगा तो वन तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ करो तो क्या निकलता है, उसका आंसर जीरो निकलता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जीरो। और इसके साथ जाएगा दोबारा से वही कंडीशन, एक्स क्यूब है, और डिवाइड में भी, मतलब सॉरी डिवाइड में नहीं, और जिसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ उसका भी एक्स क्यूब है, और जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूँ वो भी एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब इज वन, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ वन प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर, वन प्लस एक्स क्यूब, ये दोनों वन से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऐसे ही आ गया, माइनस ये एक्स क्यूब जीरो से हुआ तो इस जीरो, और माइनस का एक्स क्यूब, सॉरी ये माइनस की भी साइन है, तो इसके साथ हुआ तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, वन प्लस एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, वन प्लस का एक्स क्यूब स्क्वायर। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस हो गया तो इस जीरो। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने जब आपको डेरिवेटिव्स के बारे में सब कुछ बताया था, आपको डेरिवेटिव समझाए थे, तो आपको बताया होगा मैंने कि डेरिवेटिव हमारे पास क्या करता है, दो पॉइंट्स को इतने करीब ले आता है कि वो दो पॉइंट्स हम क्या बन जाते हैं, आपस में एक सही वो टेंजेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट फॉर्म कर देते हैं एक दूसरे को, जिस और उसमें इतना सा गैप होता है कि वो हमारे पास नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते। तो बेसिकली जो कर्व होता है, तो कर्व का जो हमारे पास वो बनता है ना, स्लोप निकलता है, तो वो क्या, एक टेंजेंट पॉइंट बना के उसका स्लोप निकालता है हमारे पास डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज डेरिवेटिव, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं ये बातें आपको सब बता चुका हूँ, मैंने अभी आपको ऐसे ही रिवीजन करवाने के लिए बताई हैं। तो अब मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप
आपको पॉइंट भी दिए हुए हैं एट द पॉइंट, आपको इक्वेशन भी दी हुई है, आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, -3, 0। तो आपको पता है स्लोप जो होता है आपके पास वो होता है dy/dx, ठीक है। तो इसका मतलब आपको डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये रही इक्वेशन का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आप इस इक्वेशन को पहले तो लिखो, 3x² - 7 y² +4 14y - 27 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका आप डेरिवेटिव लो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब बोथ साइड लिख दो या बोथ साइड लिख देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो d/dx 3x² - 7 y² +14 y - 27 इज इक्वल्स टू d/dx 0। पता है बारी बारी सबके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, सबके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा तो इसका डेरिवेटिव होगा, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, तो पावर नीचे आई तो 3 2 6, 6 हो गया, और पावर में से एक माइनस, तो एक्स का पावर 2 थी तो एक्स की पावर 2 - 1 इस 1 हो गया, तो 3x, ठीक है। इसका लेंगे तो इसका पावर नीचे, तो 14, पावर में से एक माइनस, तो पावर में से एक माइनस क्या हो गया, y की पावर 2 है तो 2 - 1 इस 1 हो गया। अब बेस का डेरिवेटिव यहाँ लेना ज़रूरी है। क्यों लेना ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे d/dx था, और यहाँ पे अब जो हमारे वेरिएबल है वो वेरिएबल चेंज है, वो वेरिएबल है हमारे पास y, समझ गए। वेरिएबल है हमारे पास y, तो देखो यहाँ पे मेरे पास अलग बना नहीं बना, इसका आंसर 1 नहीं बन रहा। तो यहाँ पे पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव मैंने आपको बताई थी ना ये लाइन, क्या बार बार लिया करो। अगर हम यहाँ पे लेते हैं ना पावर नीचे, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मेरे पास बनता है d/dx, और बेस क्या थी, एक्स थी ना, तो यहाँ पे एक्स आता, इसका आंसर होता है 1। तो 1 आता है तो ये दोबारा से 6x ही बनाता है इसको। तो जब भी मैंने यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन आपको मैंने बोला था अब अपनी आदत बनाओ और वापसी से डेरिवेटिव लो। तो मैं इसीलिए ही बोल रहा था वो बात आप लोगों को। इसका लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको दिखा देते हैं साइड में लेकर, d/dx और 14y। तो जब भी कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट को हम सबसे पहले ही पहली फुर्सत में ही बाहर भेज देते हैं, साइड में भेज देते हैं। ये मेरे पास बच गया dy/dx। dy/dx सॉल्व होता है तो नहीं होता, dy/dx का आंसर dy/dx ही होता है, इस तरह से। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया इस पूरे का, dy/14 और dy/dx। 14 dy/dx, और 27 पर अप्लाई हुआ तो ये बना 0। ये 0 भी अगर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं ना लिखना तो हटा दो। अब क्या करूँ मैं? अब 6x, 6x यहाँ पे, 6x के साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो दूसरी तरफ साइड में अगर इसको शिफ्ट कर दूंगा तो इसके साथ हो जाएगी माइनस की साइन। तो मैं माइनस की साइन लगा दूंगा, या तो एक काम करते हैं, हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और उन दोनों को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो चलो भाई, ये हो गया प्लस का 14 y dy/dx, और ये हो गया माइनस का 14 dy/dx। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास, अब मुझे देखो स्लोप निकालना था ना, तो मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है मेरे पास, ये जब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, जब बताया था, dy/dx इज स्लोप, ठीक है, डेरिवेटिव। तो मुझे dy/dx निकालना है पहले तो मैं dy/dx ही फाइंड करूंगा यहाँ पे। तो जब भी मैंने dy/dx वाले सारे दूसरी तरफ भेज दिए, अब यहाँ से dy/dx फाइंड करूंगा, तो dy/dx कॉमन आ रहा है, तो dy/dx मैंने यहाँ से निकाला कॉमन, और फर्स्ट वाली टर्म में मेरे पास क्या बच गया, 14y। dy/dx तो कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो मेरे पास बच गया 14y। और यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ गया, यहाँ से मेरे पास कॉमन आ गया 14,
सॉरी, यहाँ से मेरा dy/dx कॉमन आएगा, तो मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो बचा ओनली 14। अब क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा। तो चलो डिवाइड करवा देते हैं। 6x डिवाइड बाय 14y-14 dy/dx। अब अगर कॉमन निकालना चाहते हो 14 तो कॉमन निकाल दो, वरना ऐसे ही सॉल्व कर दो, कोई मसला नहीं है। आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, कॉमन निकाल के भी क्या करोगे, कॉमन निकाल के बाहर लिख दोगे और फिर इसके साथ कैंसिल कर दोगे, तो कितना कैंसिल हो जाएगा। तो मैं तो क्या कहता हूँ, ऐसे ही कर देते हैं इसको। देखो dy/dx निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया, यहाँ तक हमारे स्लोप आ गया हमारे पास। लेकिन हमें पॉइंट्स भी तो दिए गए थे, ये रहे ना, -3, 0 पॉइंट्स भी दिए गए थे। तो इसका आंसर हमारे पास एक वैल्यू में आएगा। तो पॉइंट्स हमें दिए गए थे -3, 0। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट था, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो दोनों को पुट कर दो। तो 6 - 3 14 0 - 14, ये आ गया dy/dx। तो इसका आपके पास आंसर बनता है 9 अपॉन, अच्छा इसको मैं इस तरह से लिख लिख दूँ मैं, dy/dx आंसर इज 9/7। कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो स्लोप हमने निकाल लिया इसका भी। अब हमें कुछ आइडेंटिटीज याद करवाई जाती थी, आइडेंटिटीज नहीं होती थी खैर, उसके डेरिवेटिव याद करवाए जाते थे। जैसे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है -sin x। तो ये बातें हमें पता कैसे चली, ये बातें जो हमें पता चलेगी ना, ये हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से पता चली हैं सॉल्व करके। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आता है, मैंने आपको अभी ऊपर सॉल्व करवाया है। बाय डेफिनेशन, एब इनिशियो, मैंने ये सब लिखवाया था ना, वो हमने एक बड़ा सा लिमिट का फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया था, वही हमारे पास डेरिवेटिव था। तो ये सब उस इन फार्मूलाज से फाइंड करके हमें एक छोटे से फॉर्मेट में, छोटे से फॉर्मेट नहीं खैर, एक नॉर्मल से वर्ड में डायरेक्ट लिख के दे दिया गया है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है -sin x। तो इस तरह से हमें, जैसे tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। तो इस तरह की चीज़ें आपको एक छोटे छोटे से फॉर्मेट में लिख के दे दी गई हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो मैं आपको एक सॉल्व करवा रहा हूँ जो कि था मेरे पास sin 4x का। तो क्वेश्चन क्वेश्चन बना देते हैं हम। डिफरेंशिएट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से पहले सॉल्व करते हैं sin 4x का। अच्छा, अगर मैं sin 4x का वैसे ही सॉल्व करूँ विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। sin 4x, आपने पढ़ा है साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो आप लिख देते फॉरन cos 4x। लेकिन आपने जो पढ़ा है ना, उसको हम उससे सॉल्व करते हैं, वो चेन रूल से। तो चेन रूल में क्या था, आपने इसका डेरिवेटिव लिख दिया, उसके बाद आप इसका जो इसकी इसका एंगल है ना, एंगल एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लो। क्योंकि मसला ये होता है, आप कहते हो कि इसका डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का कॉज एक्स। तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल था ना, एंगल सेम था, एक्स और एक्स एंगल सेम था, लेकिन यहाँ पे आपके पास एंगल बदल गया। एंगल क्या है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे 4x लिखा हुआ है। और जो हम इस तरह से करते हैं ना सॉल्व, ये भी क्या होता है, यहाँ पे भी हमें एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो dx/dx इस, ये क्या बनता था, 1। तो ये cos x 1 से मल्टीप्लाई होता था और ये डायरेक्ट आंसर आता था cos x। दरअसल बेसिकली ये भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट रटवा दिया जाता है कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। और ये हम
सॉल्व करते हैं चेन रूल से। तो चेन रूल के मैंने आपको ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था ना चेन रूल का, तो मैं उस तरह से भी आपको आगे कर पाऊंगा। तो खैर अभी तो मैं आपको इस तरह से करवा रहा हूँ, तो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि हम पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं कॉज एक्स, उसके बाद जो एंगल होता है उस एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, जो कि होता था डी एक्स अपॉन डी एक्स, जो उसका आंसर होता था वन। तो वन होता था तो वन से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉज एक्स ही बनता था, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे क्या करूँगा अब मैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया मैंने जो कि हो गया कॉस फोर एक्स, लेकिन मैंने क्या बात बोली, एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा। तो एंगल क्या था मेरे पास, फोर एक्स एंगल था, एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव मैंने ले लिया। तो ये क्या बना, फोर एक्स का डेरिवेटिव लो, फोर एक्स का डेरिवेटिव होता है इस ओनली फोर, फोर कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, और एक्स अपॉन एक्स का मतलब क्या डेरिवेटिव क्या बन गया, वन बन गया। तो इसका डेरिवेटिव आया मेरे पास कॉस फोर एक्स, और इसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, फोर एक्स का डेरिवेटिव होता है फोर होता है ओनली। तो इस फोर को हम स्टार्ट में लिख देते हैं इस तरह से। थोड़ा सा इसके एंगल के बाद नहीं लिखा करो, वरना अक्सर देखने में ऐसा लगता है कि एंगल का ही पार्ट है। तो इसको आप बिल्कुल स्टार्ट में लेके चले आया करो। तो ये बना आपके पास। अब जो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करूंगा ना फॉर्मूले वाले मेथड से, लेंदी मेथड से, तो आंसर आपके पास यही आना चाहिए। ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप आंसर इसका अपने माइंड में बिठा लो कि फोर कॉस फोर एक्स आया था। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व करूंगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड मेरे पास कहता था कि हमारे पास लिखा हुआ है एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसका एफ ए एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले तो आपको एफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है साइन फोर एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है ना ये हमारे पास, ठीक है। अब इन्वॉल्विंग वेरिएबल बन गया ए, तो ये क्या बन जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ पे बन जाएगा ए। तो मैंने ए बना दिया, समझ गए। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये आएगा साइन फोर एक्स माइनस साइन फोर ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी जब आप अपने इंटर लेवल पे थे, आपने अपनी आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, साइन ए माइनस साइन बी, पढ़ी होगी ना। साइन, इसकी आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आइडेंटिटी थी इसकी। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूंगा तो इसको लिख लेना सब अपने पास। तो आइडेंटिटी थी हमारे पास टू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, और साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू। ये पूरे की पूरी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन ए माइनस साइन बी इसके बराबर होता है, आपने पूरे की पूरी आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैं वो आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। अच्छा हाँ, सबसे पहले स्टेप तो हमारा ये होता है, जो लिमिट हमें दी गई है वो अप्लाई करो और देखो डायरेक्ट कि आपके पास आंसर इसका अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। तो देख लो हमारे पास ये फंक्शन का आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हम यही सब कुछ करके इसको चेंज करेंगे। तो ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने बराबर में लिख दी, आप देख सकते हो। इसको अगर लिखना हो तो आप लिख लेना अपने पास कॉपीज में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह का मसला है, वरना फिर गंदगी हो जाती है, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने आइडेंटिटी साइड में लिखी और उसके बाद इरेज कर दी। तो ये था टू कॉस ए की वैल्यू बनी मेरे पास, साइन ए लिखा हुआ था ना, तो ए की वैल्यू बनी मेरे पास फोर एक्स, और बी की वैल्यू मेरे पास बनी फोर ए। तो कॉस ए प्लस बी था ना, तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है फोर एक्स, तो फोर एक्स प्लस फोर ए डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय टू था, तो डिवाइडेड बाय टू लिख दिया मैंने, बिल्कुल जी। उसके बाद क्या है, फिर क्या था, साइन था, तो साइन ए माइनस बी था, तो ए की वैल्यू फोर एक्स और बी की वैल्यू फोर ए डिवाइड बाय टू, और डिवाइड में तो मेरे पास खैर एक्स माइनस ए ऐसी कैसी ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से मेरे पास
टू कॉमन आ रहा है, फोर भी कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको निकाल के इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यहाँ से मेरे पास फोर कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल फोर कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं x+a डिवाइडेड बाय टू। ये एंगल पे चल रहा है, याद रखना, इसको इससे मत काट देना, इससे नहीं कट सकता। ये एंगल है पूरा का पूरा कॉस का, तो एंगल, एंगल के ही अंदर सॉल्व होता है खाली। तो साइन, यहाँ से भी फोर कॉमन आ गया और यहाँ पे बच गया x-a और डिवाइडेड बाय टू। अब क्या करेंगे? x-a लिमिट x टेंस टू a। ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये टू से फोर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा टू कॉस, यहाँ पे टू आ गया और x+a हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आ गया साइन टू x-a हो गया, डिवाइडेड बाई टू वाले दोनों कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है। और ये हो गया x-a। अब देखो, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। वो आइडेंटिटी हमें कहती थी अगर साइन का एंगल जो भी लिखा हुआ है वही एंगल नीचे अगर हमारे पास आ जाए, और ये अनडिफाइंड फंक्शन बन रहा हो हमारे पास, तो वो हमारे पास बराबर हो जाता था, पूरा का पूरा वन के बराबर बनता था, इक्वल्स बनता था, नहीं बनता था? बिल्कुल बन जाता था। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यही सेम बनाने के लिए, अच्छा देखो, तो साइन का एंगल क्या है? साइन का एंगल है टू x-a। तो यहाँ पे तो सिर्फ x-a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो कमी है ना वो किसकी कमी है? यहाँ पे अगर एक इस तरह से टू ऐड हो जाए ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये टू किस तरह से लाऊं? टू मैं लेके आऊँगा मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय टू करके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय टू करके, और ये तो करा दिया। उसके आगे टू कॉस टू x+a ऐसे ही आ गया, और फिर साइन टू x-a ऐसे ही आ गया, x-a लिमिट x टेंस टू a। ये टू यहाँ पे आ जाएगा और ये टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर, फोर कॉस टू x+a साइन टू x-a। और यहाँ पे मेरे पास आ गया, अच्छा एक काम करता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, टू x-a। ठीक है। ये तो पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक ही बात है ना, इसके नीचे लिखूँ या इसके नीचे लिखूँ, एक ही बात है। तो ऐसे ऐसे लिख दिया। अब लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लिमिट दोनों के ऊपर जाएगी, जाहिर सी बात है। लिमिट देखो, लिमिट इसके ऊपर भी जाएगी और लिमिट इसके ऊपर भी जाएगी। अब जब लिमिट इसके ऊपर जाएगी ना साइन के ऊपर, तो देखो जो साइन का एंगल है वही एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा वन के। तो मेरे पास जो ये क्वेश्चन जिस ये ये जो मेरे पास प्रॉब्लम थी, ये मेरे पास क्या कर रही थी यहाँ पे, इस पॉइंट पर इसको अनडिफाइंड बना रही थी। अगर मैं लिमिट को सॉल्व, लिमिट पुट कर रहा था एफ की जगह पे ए, तो a-a इज ज़ीरो, इन्फिनिटी बन जाता। लेकिन अब मेरे पास आसानी हो गई कि मेरे पास एक पूरी की पूरी आइडेंटिटी लग गई उठा के, जो कि थी वन के बराबर। तो बस इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर, और ये हो जाएगा कॉस टू। अच्छा लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, अप्लाइंग लिमिट। मैंने हेडिंग नहीं डाली, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अप्लाइंग लिमिट x टेंस टू a, फोर कॉस टू a+a, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ a आ गया। अब ये नहीं बोलना जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ a आ गया, यहाँ पे भी ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी है जो कि बराबर हो जाती है वन के। ठीक है भाई। तो आप लोगों को पता है वन के बराबर हो जाती है पूरी की पूरी, हमने कर दी वन के बराबर।
और अच्छा बराबर हमारे पास चल रहा था एफ डैश ए, इस तरह से चल रहा था। तो ये आ गया 4 cos ए प्लस ए इस 2a। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4a। 4 cos। अब जब याद करो मैंने वो आंसर निकाला था उस टाइम पे हमारा यही आंसर आ रहा था जो अभी आया है। खैर इसको तो मुझे थोड़े एक्स के फॉर्मेट में अगर मैं बदल दूँ, अभी इनवॉल्यूम वेरिएबल मेरे पास है ए, तो मैं अगर इसको एक्स के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा cos 4x। सेम यही आ रहा था जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट में क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव लेके दिखाया था चेन रूल की मदद से। ठीक है। इस तरह से ही हमें पता लगता है कि अब देखो ये कितना लेंदी सॉल्यूशन हुआ। अगर हम और दूसरा कोई क्वेश्चन करें तो उसके भी अच्छे खासे लेंदी क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब हमें जो रटवाए जाते थे ना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये सब इसी तरह से ही फाइंड किए गए हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, बस लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं। अब हम करेंगे उसके बाद थोड़े डिफरेंट तरह से क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। फिर देखते हैं हम आगे हमें किस में बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सबको यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा इसका।